दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो ये पेपर से पहले देख रहे हैं, अगर आपका पेपर है तो प्लीज़ आईटी का अगर पेपर देने वाले हो तो प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। तो प्लीज़ इसको कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में जितने नंबर का भी है उतने नंबर का आपको लिख देना है। ठीक है, तो पहला देखो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है यूनिट 1 का। ठीक है, अब देखो एक डैश व्यवसाय या एक सामान्य लक्ष्य वाले लोगों का समूह। इसने बोला है कि एक डैश बिजनेस या एक सामान्य लक्ष्य वाले लोगों का समूह कौन होता है, तो आपको क्या बोल देना है, एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज की स्पेलिंग होती है ENTERPRISE। ठीक है, क्या होती है, एंटरप्राइज। अगर पूछा जाए एक डैश व्यवसाय या एक सामान्य लक्ष्य वाले लोगों का समूह, तो उसका आंसर क्या आएगा, एंटरप्राइज। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, डैश वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। क्या बोला, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की एक प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लानिंग। क्या है इसका आंसर, प्लानिंग। और प्लानिंग की स्पेलिंग आपको पता ही है क्या होते हैं, PLANNING। अब उसका तीसरा आता है, इसने बोल रखा है डैश एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कौन सा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता, आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, ERP। और ERP की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ERP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो चौथा क्वेश्चन आता है, डैश का अर्थ है कि उद्यम से संबंधित सभी संसाधनों की योजना कैसे बनाई जाए। डैश का अर्थ है कि उद्यम से जितनी भी संबंधित है उससे सभी संसाधनों की योजना कैसे बनाई जाए। उसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ERP। क्या होगा उसका राइट आंसर, ERP। अब देखो पांचवा, ERP कितने प्रकार की होती है, आपको पता है ERP 3 प्रकार की होती है। पहला होता है क्लाउड ERP, दूसरा होता है स्मॉल बिजनेस ERP और तीसरा होता है इंडस्ट्री बिजनेस ERP। ठीक है, जिसको हम उद्योग आधारित ERP भी बोलते हैं हिंदी में। अब देखो इसने छठा क्वेश्चन पूछ रखा है, डैश ERP कंपनी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डाटा या सूचना को इंटरनेट पर स्टोर कर देती है। कौन सा ERP होता है, क्लाउड ERP। ठीक है, क्लाउड ERP में लिख देना कि इसे इंटरनेट बेस्ड ERP भी कहा जाता है। ये क्या करती है, कंपनी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सूचना को क्या कर देती है, इंटरनेट पर स्टोर कर देती है। अब देखो क्लाउड ERP को मैंने बताया था कि इंटरनेट बेस्ड ERP बोला जाता है, तो क्लाउड ERP को डैश ERP बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट बेस्ड ERP। आपको डिस्क्रिप्शन में भर देना है। ERP के डैश कंपोनेंट होते हैं, ERP कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, HRM, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा होता है आपका CRM, जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तीसरा होता है आपका SCM, जिसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चौथा आपका होता है FRM, जिसको बोलते हैं फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट। और पांचवा होता है आपका MRP, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो उसके बाद आता है 9वां, डैश ERP घटक को कर्मचारी के प्रबंधन की पूरी संरचना को संभालना चाहिए। तो जितने भी कर्मचारी के प्रबंधन की पूरी संरचना कौन संभालता है, तो आप बोलोगे HRM, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या होता है उसका फुल फॉर्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डैश ERP घटक के को कर्मचारी के प्रबंधन की पूरी संरचना कौन संभालता है, इसकी याद रखना आप, भूलना मत, HRM। जितना भी आपके कर्मचारी का जितना भी आपका संरचना होगा उसको कौन संभालेगा, HRM। अब पूछ रखा आप डैश जो CRM का काम क्या होता है, जितने भी ग्राहक के ऊपर ये नजर रखता है, उसके बिक्री को अनुकूलित करने में मदद करता है कि आज इतना बिक्री हुआ, ये हमारा CRM बताता है। और CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है CRM का फुल फॉर्म, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डैश ERP संगठन को सभी ग्राहकों पर नजर रखने में कौन ऐसा ERP है जो सभी ग्राहकों पर नजर रखने की अनुमति देता है और बिक्री को अनुकूलित रखने में हमारी मदद करता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, CRM। क्या होगा, CRM। जो CRM को हम क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 11वां देखो, आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने और वास्तविक समय में डाटा एकत्र करने के लिए सॉफ्टवेयर में डैश सुविधा की आवश्यकता होती है, SCM सुविधाओं की आवश्यकता होती है। किसके लिए, अगर आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने और वास्तविक समय में अगर आपको डाटा को जमा करना है तो उसके लिए कौन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, SCM सुविधाओं की आपकी आवश्यकता होगी। SCM का फुल फॉर्म क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगला आता है हमारा 12वां, डैश निर्माताओं को अपने स्टोर प्रबंधित करने की अनुमति देता है। कौन अपने स्टोर पर उसे प्रबंधित मैनेज करने की अनुमति देता है, इसमें इन्वेंट्री, क्षमता, योजना और शेड्यूलिंग सुविधाएं शामिल। इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो इन्वेंट्री और एक क्षमता और एक योजना और एक शेड्यूलिंग सुविधाएं शामिल है। उसका राइट आंसर क्या होगा आपका, MRP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अगला आता है आपका 13वें नंबर पे, यूनिट 1 सेशन 2, डैश न केवल व्यावसायिक चिंताओं के लिए बल्कि बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों, धार्मिक निकायों, धर्मार्थ ट्रस्टों आदि के लिए भी आवश्यक है।
आपको पता है कि स्कूलों में अलग, स्कूल का अलग मैनेजमेंट है, कॉलेज का अलग मैनेजमेंट, अस्पताल, ये सब मैनेजमेंट क्या होता है आपका प्रबंधन, कि स्कूल का प्रबंधन कैसे करे, कॉलेज का प्रबंधन कैसे करे, अस्पताल, ये सभी के लिए क्या है आवश्यक। स्कूलों के लिए भी मैनेजमेंट आवश्यक है, कॉलेज के लिए भी, अस्पतालों के लिए भी, होटलों के लिए भी, धार्मिक निकायों के लिए भी, धर्मार्थ ट्रस्ट आदि के लिए भी आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या है? मैनेजमेंट। अगला चलते हैं हम, डैश औपचारिक रूप से संगठित समूह के माध्यम से और उसके भीतर काम करने की कला है। इसने क्या बोला है आपसे? डैश औपचारिक रूप से संगठित समूह के माध्यम से और उसके भीतर काम करने के लिए, उसके भीतर काम करना तो मैनेजमेंट हमें चाहिए। मैनेजमेंट प्रोसेस आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला आता है आपका स्टाफिंग, दूसरा आता है आपका डायरेक्टिंग, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, ठीक, उसके बाद आता है प्लानिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पेपर में पूछ सकते हैं कि इसके 5 प्रकार के बारे में बताइए। अब देखो चौथा क्वेश्चन आता है, डैश मुख्य रूप से एक विशिष्ट उद्देश्यों के प्रयासों को योजना बनाने, समन्वय करने और प्रेरित करने और नियंत्रित। इसमें क्या आपको बताया था मैंने, देखो एक तो आपका इसमें योजना बनाओगे आप, मतलब प्लानिंग करोगे, समन्वय करोगे, प्रेरित करोगे और नियंत्रित करोगे, मतलब डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, तो किस में आता है? ये मैनेजमेंट में आपका ये आता है। अब पांचवा, डैश सभी प्रबंधन कार्यों में सबसे मौलिक और सबसे व्यापक है, तो इसका राइट आंसर क्या? प्लानिंग। सभी प्रबंधन कार्यों में ये सबसे मौलिक है और सबसे व्यापक है। छठा आता है हमारा, डैश प्रबंधन का एक सतत और महत्वपूर्ण कार्य है। डैश प्रबंधन क्या महत्वपूर्ण है? स्टाफिंग। स्टाफिंग आप क्या करेगा? कर्मचारियों की भर्ती करेगा, ये कर्मचारियों को निकालेगा, जो अच्छे कर्मचारियों को रखेगा, ये कर्मचारियों को क्या करता है? ये ट्रेनिंग दिलवाता है, ठीक है। तो स्टाफिंग का ये सब मुख्य कार्य होता है। अब हम आगे चलते हैं, सातवां, डैश कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए अग्रणी करने का कार्य। देखो अगर कर्मचारी अच्छा काम करेंगे तो उनको मोटिवेट कौन करता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होता है वो मोटिवेट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है? कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए अग्रणी करने का कार्य करता है। अब देखो अगला, प्रबंधन मुख्य रूप से निम्न से क्या कार्य करता है? तो योजना बनाता है, समन्वय करता है, नियंत्रित करने में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। निम्न से मैनेजमेंट कौन सी है? तो प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है और कंट्रोलिंग भी। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका। अब चलते हैं यूनिट 2, जो कि सेशन 1 है। देखो, डैश किसी परियोजना के लिए आवश्यक कार्य, गैर परामर्श सेवाओं और परामर्श सेवाओं की खरीद को नीति। देखो अगर पेपर में पूछा जाए कि किसी परियोजना के लिए आवश्यक कार्यों, गैर परामर्श सेवाओं और परामर्श सेवा की खरीद को कौन नियंत्रित करता है और जिन्हें बैंक द्वारा क्या किया जाता है? फाइनेंस किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। क्या होगा? प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या होगा? किसी परियोजना के लिए जो जितना भी आपका जरूरी कार्य है या गैर परामर्श सेवाएं हैं और परामर्श सेवाओं को खरीद की क्या करता है? नियंत्रण करता है, जिन्हें बैंक द्वारा क्या किया जाना है? फाइनेंस किया जाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इसका आंसर। डैश पॉलिसी किसी परियोजना के खरीद चक्र के सभी चरणों पर लागू होती है। इसका राइट आंसर भी क्या है? प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी होती है किसी भी परियोजना के लिए खरीद चक्र के जितनी भी आपके चरण है सभी पे ये लागू होती है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। डैश व्यापक कार्य है जो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? प्रोक्यूरमेंट। क्या है? प्रोक्यूरमेंट। इसकी स्पेलिंग सुन लो, PROCUREMENT। अगला चलते हैं हम, डैश वस्तु और सेवाओं को पहले आप ऑर्डर करोगे, फिर उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपको पता है हम क्या कहते हैं? परचेसिंग कहते हैं। देखो पहले आपने वस्तु और सेवाओं को ऑर्डर किया और फिर आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो वो क्या आपने परचेस किया ना। देखो हम क्या करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर, जब ऑनलाइन ऑर्डर सबसे पहले आप वस्तु सामान को ऑर्डर करते हो, आपको जो भी पसंद है आपने क्या कर लिया? उसको ऑर्डर कर लिया। जैसे मान लो आपको मोबाइल पसंद है, मोबाइल को आपने क्या कर लिया? ऑर्डर किया, और जैसे मोबाइल आपको मिल लिया आपने क्या कर लिया? उसको परचेसिंग कर लिया। बात खत्म। अगला चलते हैं, P2P का पूरा नाम अगर पेपर में आएगा तो लिख देना, परचेज टू पे प्रोसेस। क्या होता है? परचेज टू पे प्रोसेस। परचेज की स्पेलिंग सुन लो, PURCHASE। टू पे प्रोसेस की स्पेलिंग पता है आपको? PROCESS। फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो प्रोसेस की स्पेलिंग PROCESS। चलो अच्छे से लिख देता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो प्रोसेस की स्पेलिंग PROCESS। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यूनिट 2 का सेशन 2 आता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, एक डैश प्रक्रिया एक वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हितधारकों एक समूह के द्वारा प्रोसेस स्टेप। आपको पता है बिजनेस प्रक्रिया कौन सा है? बिजनेस प्रक्रिया। अब डैश को आमतौर पर एक संगठन द्वारा अपनी एक या अधिक व्यावसायिक प्रक्रिया को संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए किसी अन्य संगठन के साथ अनुबंध में प्रवेश करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन सा है? आउटसोर्सिंग। उसको करके क्या जाता है? आउटसोर्सिंग। केपीओ और एलपीओ किसके सबसेट? तो आप बोलोगे बीपीओ के। आपको पता है केपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एलपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
डैश कॉल सेंटर को आमतौर पर कुछ ग्राहकों या ग्राहकों के साथ फोन के माध्यम से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। जो वॉइस बेस्ड हो गया क्या होगा, उनको सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है, पर जो नॉन वॉइस होते हैं बेस्ड होते हैं उन्हें सीधे संपर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो पेपर में आ गया कि कॉल सेंटर को आमतौर पर कुछ ग्राहकों या ग्राहकों के साथ फोन के माध्यम से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉइस बेस्ड। क्या हो जाएगा, वॉइस बेस्ड। अगर एक डैश कॉल सेंटर को फोन के माध्यम से सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप अभी भी इंटरनेट चैट और ईमेल के माध्यम से क्लाइंट के साथ बातचीत करें। इसका आंसर क्या है, नॉन वॉइस बेस्ड। क्या होता है, नॉन वॉइस बेस्ड। छठा चलते हैं, एक सामान्य कॉल सेंटर या तो वॉइस बेस्ड होता है या तो नॉन वॉइस बेस्ड होता है, हमने पढ़ ही लिया। डैश मुख्य रूप से फ्रंट लाइन और बीपीओ में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता कौन होते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। और रिप्रेजेंटेटिव्स किस में सुन लो, REPRESENTATIVES। देखो रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइन लिख दे रहा हूँ अपने दोबारा, देखो ठीक है, लिख दे रहा हूँ, देखो REPR रिप्रेजेंट, देखो जो बची है इसको यहाँ पे ले दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अगला हमारा है डैश एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसका उपयोग संगठनों और कंपनियों द्वारा दैनिक स्टाफ प्रबंधन गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, पेरोल। क्या है इसका राइट आंसर, पेरोल। क्या है इसका राइट आंसर, पेरोल। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के उपयोग के माध्यम से डैश प्रक्रिया का अनुकूलन की गलतियों को संभावना को कौन कम कर देता है, पेरोल। आपका क्या कर देगा, कम कर देगा। 10वां डैश पेरोल प्रोसेसिंग को गति देने में मत करता है, ऑटोमेशन। पेरोल प्रोसेसिंग की गति देने में मत करेगा और रिपोर्ट बनाना क्या कर देता है, वो आसान कर देता है। 11वां देखो डैश या डैश संबंधन कई छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किए बिना अपने पेरोल प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है। तो क्या पेरोल एप्लीकेशन या पेरोल मैनेजमेंट, बता दिया मैंने आपको। कॉल सेंटर एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि करने मदद कर सकती है कि ग्राहक की बातचीत व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप है। तो क्वालिटी असरसेंस डेस्क समय के साथ सुधार को मापने और ग्राहकों की संतुष्टि को उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या जाएगा, क्वालिटी। क्यू का फुल फॉर्म पता है ना, क्वालिटी असरसेंस। क्या है, क्वालिटी असरसेंस। चलो चलते हैं डैश जो मानकीकृत है, सैद्धांतिक निर्मित है और उपयोग के में आसान है। क्वालिटी असरसेंस निगरानी के लिए महान उपकरण। इसका क्या है, क्वालिटी असरसेंस फॉर्म। अब चलते हैं यूनिट 3 सेशन 1। डैश नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल दृष्टिकोण वरीयताओं को की प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल दृष्टिकोण किसको प्राप्त करने की प्रक्रिया, लर्निंग। ठीक है। डैश एक ऐसा शब्द है जो सीखने में शामिल कार्य को वर्णन करता है जिसमें समय प्रबंधन, नोट लेना, प्रभावी ढंग से पढ़ना, अध्ययन, कौशल और लेखन। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है, लर्निंग स्किल। लर्निंग के कितने प्रिंसिपल होते हैं, 5 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। डैश को शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को अनुमति और प्रोत्साहित करना, आपको तो लर्निंग ही आएगा इसका आंसर। डैश परिणाम में सुधार करती है और स्पष्ट रूप से अधिक इंद्रियों को क्या करती है, संलग्न करती है, और जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है और अच्छा कर देती है। इसका राइट आंसर क्या है, भागीदारी। क्या है, भागीदारी। अब हम चलते हैं अगला। डैश की गतिविधियां केवल सूचनात्मक के बजाय अनुभवात्मक होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, लर्निंग। डैश को भौतिक परिवेश की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि छोटे समूह के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाया जा सके और विचारों को आदान प्रदान को बढ़ाया दिया जा सके। देखो अगला आता है हमारा, डैश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत शिक्षार्थियों को अभ्यास और पुनरावृत्ति को अवसर प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या है, लर्निंग। डैश सीखने और बनाए रखने में प्रोफेंसी में सुधार तब होता है जब व्यक्ति खुद को नया व्यवहार प्रदर्शन करना है। तो इसका नए कौशल या स्किल मान लो। ठीक है, दोनों नए कौशल को क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। डैश शिक्षार्थियों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देता है, फीडबैक देता है, उनकी जानकारी देता है। डैश न केवल शिक्षार्थियों को उनकी प्रगति में सुधारने मदद करने बल्कि सीखने के लिए सुदृढ़ करने, प्रदान करने, भी प्रदर्शन करने में सुधार करता है। फीडबैक परिणामों का डैश अपने आप में एक सकारात्मक पुनः नॉलेज। क्या है, नॉलेज। और लर्निंग स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ज्ञान और अवधारणा क्या है, आपके विजुअल सिंबल्स है जिसका उपयोग ज्ञान, अवधारणा, विचार से या आइडिया और उनके संबंध में क्या होता है। डैश वाले अक्सर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग जैसे वो कौन होते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं। अगला देखो अब, डैश के लिए नए विचारों को समझने के लिए समूह चर्चा एक शानदार तरीका है। तो किसके लिए, वो ऑडिटरी लर्नर्स के लिए। किसके लिए, ऑडिटरी लर्नर्स।
डैश में स्रोत संकेतों को नोटिस करने की क्षमता होती है, जैसे टर्न में परिवर्तन या पिच आदि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑडिटरी लर्नर। क्या है इसका राइट आंसर? ऑडिटरी लर्नर। डैश शिक्षार्थी अक्सर सार्वजनिक बनने, लेखन, प्रशासनों, पत्रकारिता या राजनीति को अपनाते। कौन अपनाते हैं राजनीतिकता को? आपका वर्बल। ठीक है, क्या है आपका राइट आंसर? वर्बल। डैश शिक्षार्थी अक्सर आपातकालीन सेवाएं हो गया, सुरक्षा प्रतिनिधि हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया या मनोरंजन जैसे करियर में रुचि होती है। इसका नाम क्या है? काइने स्टेटिक। क्या है? काइनेस्थेटिक। इसकी जनसंख्या कितनी? बहुत ही कम है, 5% होते हैं। ठीक है। डैश किसी भी विषय के बारे में अर्जित सैद्धांतिक जानकारी को रेफर करता है, जबकि स्किल और ज्ञान के बराबर अनुप्रयोग में होता है नॉलेज। नॉलेज जो किसी भी विषय, अब अगर आपके पेपर में नॉलेज को परिभाषित करके लिखो, अगर आप पेपर में आगे नॉलेज को परिभाषित करके आप क्या लिखना? नॉलेज किसी भी विषय के बारे में जो अर्जित जो जानकारी को रेफर करता है। आजीवन सीखने के डैश कितने लाभ है? 7 लाभ होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 3 और सेशन 2 जो कि लास्ट है हमारा। ठीक है। लर्निंग कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। डैश एक व्यक्ति को प्रस्तुत की गई जानकारी को प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की आजीवन प्रक्रिया। लर्निंग आपको पता है जीवन से लेकर मरण तक, जब तक बच्चा पैदा होता है, जैसे बच्चा पैदा हो गया जब तक वो मरेगा तब तक वो लर्निंग कुछ ना तो कुछ सीखता रहेगा। ठीक है। कम्युनिकेशन कितनी कौन सा? 2 वे प्रक्रिया, 2 वे प्रोसेस है। ठीक है। अब चलते लास्ट। एक डैश प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाने या किसी विषय के बारे में जानकारी देने के लिए बोलने के माध्यम से किया जा सकता है। उसका राइट आंसर क्या है? लेक्चर्स। अधिकांश शिक्षक को पता है पुस्तकों के रेफरेंस का उपयोग करते हैं और अपने छात्रों को जल्दी से सीखने के लिए इस संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। डैश प्रकार की पुस्तक है जो एक निश्चित विषय पर केंद्रित होती है और अध्ययन के लिए उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर क्या है? पाठ्य पुस्तक। डैश मीडिया का उपयोग अध्ययन के स्रोत के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अधिकांश शिक्षक वीडियो या रिकॉर्ड की गई जानकारी के माध्यम छात्रों को आसानी से स्कूली पाठ्य पुस्तक सीखने में मदद करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हैं। अगर आप किताबें के अलावा इंटरनेट सीख सकते हो। अच्छा देखो, लर्निंग न्यूज के लिए कितने बेनिफिट होते हैं? 5 बेनिफिट्स होते हैं। डैश फैक्ट्स, कंसेप्ट, थ्योरी और प्रिंसिपल के संबंधित जो सिखाया जाता है। नॉलेज। डैश अब देखो ये बहुत जरूरी है। स्प्लिट नॉलेज क्या होता है? स्प्लिट नॉलेज को बाहरी लोगों द्वारा डॉक्यूमेंटेड, ट्रांसमिटेड और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सीखा जाता है बाहरी लोगों द्वारा। इसको बोलते हैं स्प्लिट। और इम्प्लीट नॉलेज क्या होता है? जिसमें आपको अधिक जटिल अवधारणा और ये देखो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है। तो डैश नॉलेज अधिक जटिल अवधारणा है और वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है। इम्प्लीट। और नॉलेज जो मौन ज्ञान के अनुभव से प्राप्त होता है। तो क्या है? टैसिट TACIT। डैश ज्ञान उन तथ्यों को रेफर करता है जो प्रगति में स्थिर होता है। डिक्लेरेटिव। SOP का पूरा नाम बताया जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स। क्या है? स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स। एक डैश ज्ञान वो ज्ञान है जो किसी भी सबूत या अनुभव के स्वतंत्र रूप में प्राप्त किया जाता है, वो प्राथमिक ज्ञान होता है। एक डैश ज्ञान को सबसे व्यक्ति परक प्रकार का ज्ञान माना जाता है क्योंकि ये व्यक्तियों को अपनी टिप्पणियों की व्याख्या पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पोस्टरियोरी स्पेलिंग है POSTRIORI। 16वां, एक डैश गतिविधि को सक्षम तरीके से करने की क्षमता है। राइटिंग क्या है? स्किल। इसके लिए कितने प्रकार? 3 मुख्य प्रकारों में ग्रुप किया जाता है। अब देखो इतना खत्म हो गया वीडियो। आपको पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करिएगा। ठीक है। ठीक है। और इसमें से कुछ भी आ गया तो मुझे थैंक्स बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं। अगर आपका IIT का पेपर परसों है तो आपको मेरी तरफ से बहुत ही ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।